फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो देखिए, हम कर रहे हैं क्लास 10th का आपके एनसीईआरटी, जिसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका बायोलॉजी को। क्लास 10th की बायोलॉजी में हम फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जो है आपका जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। ये क्लास यूजुअली जो लगेगी वो शाम को 4 बजे लगेगी। आज हम मॉर्निंग में ले रहे हैं। मॉर्निंग में आपकी केमिस्ट्री की क्लास लगती है, क्लास 10th की ही। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल न्यू है तो उसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हम 2 महीने के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस करा के आपको 1 शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे, जो आपको लास्ट में 90+ स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। 90-95+ स्कोर आप आराम से 1 शॉर्ट वीडियो देखकर कर सकते हैं। जब तक आप डिटेल, आपको पढ़ना जरूरी है। कुछ जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो आज का जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 6, जो कि आपकी एनसीईआरटी, हम जब क्लास 10th की एनसीईआरटी देखते हैं उसका चैप्टर 6 है। लेकिन बायोलॉजी का क्या है, फर्स्ट चैप्टर है, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। नाम से ही पता चल रहा है कि लाइफ के जो भी प्रोसेस हैं, जो भी लाइफ के प्रक्रम हैं, वो सब इसी में आएंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम जैव प्रक्रम को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये समझना जरूरी है कि लाइफ क्या है, जीवन आखिर क्या है। तो देखिए, बहुत सारे, अगर आप किसी धर्म के थ्रू देखेंगे, मतलब धर्म में क्या क्या लिखा है, सबके धर्म में अलग अलग लिखा है कि किस तरीके से जीवन बना है, सबका अलग अलग मानना है। वैज्ञानिकों का अलग मानना है, जबकि हम मानते हैं, वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो क्या हुई है, समुद्र से हुई है। तो हम पानी को, ये समुद्र को जीवन का पालना भी बोलते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि 2 तरह की आपको चीजें मिलेंगी इस पूरे अर्थ में, 2 तरह की, पूरे ब्रह्मांड में 2 तरह की चीजें मिलेंगी, या तो वो निर्जीव है या तो वो सजीव है। तो सजीव और निर्जीव को आप कैसे बोल सकते हैं कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी क्या है, नॉन लिविंग है। तो देखिए, उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीजों को समझना जरूरी है। जैसे अगर आप नॉर्मली, कोई भी इंसान है नॉर्मली जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या अभी 9th-10th में है, तो उसको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो नहीं समझता कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, मतलब उसको वैज्ञानिक तौर पे नहीं पता, एक जो रियल फैक्ट होता है वो उसको नहीं पता। तो वो क्या बोलेगा, अगर आप देखेंगे तो, अगर आप यूजुअली, मुझे नहीं पता, हम ऐसा मानते हैं मुझे नहीं पता, कोई भी मुझसे पूछेगा कि सजीव क्या है, तो मेरी डेफिनेशन क्या होगी, जो चल सकते हैं वो सजीव है, जो खाना खा सकते हैं वो सजीव है, जो सांस ले सकता है वो सजीव है। ये सारे क्या है, एक नॉर्मल क्या है आपका मापदंड है। मतलब सजीवों और निर्जीवों को भी बांटने के लिए 2 तरह के मापदंड आप ले सकते हैं। एक तो होगा सामान्य मापदंड और दूसरा आएगा आपका वैज्ञानिक मापदंड। सामान्य मापदंड में कोई भी व्यक्ति जो ऐसा, जिसको ज्यादा लाइफ का पता ना हो, जैसे हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति, अगर नॉर्मल कोई इंसान है, तो ये देखना होता है कि वो जिंदा है, इंसान या मर गया, तो आप चेक करते हैं, सांस चल रही है, चल रही है, ये भी जिंदा है, इसी तरीके से वो चल रहा है। मतलब नॉर्मली आपको पता है कि जो चल सकता है वो क्या है, सजीव है। ये मूवमेंट, किसी भी तरीके की मूवमेंट करेगा। जैसे आप पौधों को, प्लांट पौधे भी जीवित हैं, आप देखते हैं कि सूरजमुखी का जो पौधा है वो सूरज की तरफ क्या करता है, गमन करता है, पूरा मुड़ जाता है। मतलब मूवमेंट किसी भी तरह की वो शो कर रहा है, वो क्या है आपका सजीव है, निर्जीव है। लेकिन वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते। वैज्ञानिक क्या है, वो कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं, कुछ एकदम सटीक जो चीजें होती हैं उन पर बात करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आणविक स्तरों पर जो परिवर्तन, जो गमन होते हैं, आणविक, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुत ही छोटे स्तर पर। जैसे आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब है कोई भी जीव हो तो उसमें क्या है, कोशिका होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो लाइफ प्रोसेस है, जो जैव प्रक्रम है, आप सांस ले रहे हैं, आपका भोजन जो आपने पाचन किया है, भोजन खाया है, उसका पाचन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, क्योंकि जब भोजन का पाचन हुआ बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बने, श्वसन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उसको बाहर निकालना है, ये सब उत्सर्जन है। ये सारे जो प्रोसेस हैं ये कहाँ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं आपकी कोशिकाओं में। तो क्या हुआ, कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक क्यों बोला गया, संरचनात्मक इसलिए बोला गया क्योंकि कोशिका से ही मिलकर कोई जीव बना होता है, ठीक है।
इतनी चीज आपको समझ आई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सजीवों निर्जीवों के बीच में आपने देखना है कि किस तरीके से आप अंतर कर सकते हैं। तो दो तरीके से कर सकते हैं। तो सामान्य दृष्टि से आप देखिए, सामान्य मापदंड जिसको आप बोल सकते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो ज्यादा जिसको नॉलेज नहीं है वो सामान्य मापदंडों के आधार पर बता सकता है कि ये सजीव है और निर्जीव है। फिर आते हैं वैज्ञानिक मापदंड। वैज्ञानिक मापदंड क्या होते हैं, अगर हम देखें तो ये आदर्श हैं। ये जो चीजें हैं ये मापदंड किसके आधार पर है, आदर्श चीजों के आधार पर है। तो चीजें दिख नहीं रही हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ उसको समझ सकते हैं या साइंटिस्ट उस पर स्टडी कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, लेकिन आप नहीं देख सकते। लेकिन जब आपको पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कोशिकाओं के अंदर होती हैं, वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सजीवों के ही लक्षण हैं। तो देखिए वही लिखा है, जीवन क्या है सबसे पहले, फिर उसके बाद सजीव व निर्जीव आता है, फिर उसके बाद क्या आता है आपका कि इनको बांटेंगे आप कैसे, सामान्य मापदंड, फिर आता है वैज्ञानिक मापदंड। बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए जो आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप पोषण पढ़ेंगे तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं अपने आप से, आप शोषण पढ़ेंगे आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, सब चीजें आप समझ सकते हैं। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट लर्निंग सब्जेक्ट तो है, लेकिन साथ में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है। इसको आपने समझना होता है, तब चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, चीजों को ध्यान रखना है और प्रोसेस को समझना है। बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सारे इंटरेस्टिंग होते हैं, वही सब्जेक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है जो आप अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखेंगे, यहाँ पर आप सामान्य मापदंड में लिख सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी बच्चा नोट्स चाहता है तो वो आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड है, तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए, ठीक है। जो भी नोट्स के लिए लास्ट में क्विक रिवीजन करना है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही मिनिमाइज क्या है आपका प्राइस रखा गया है, जो सभी बच्चे ऑफर कर सकते हैं। तो आप जाके व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं उन नोट्स को लेने के लिए। सामान्य मापदंड क्या होंगे, देखिए हम क्या करते हैं, सामान्य दृष्टि से और आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सजीवों और निर्जीवों के बीच क्या करते हैं, आपका अंतर करते हैं। फिर देखिए सामान्य मापदंड क्या है, दृश्य गतियां, जैसे गतिशीलता, जैसे कोई भी है, कुत्ते का चलना, इंसानों का चलना आप लिख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का दौड़ना, शरीर के अंगों का हिलना, जैसे इस तरीके से मैं चल पा रही हूँ, आपका इधर उधर चल पा रही हूँ, तो ये आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये सजीव है। लेकिन अगर मैं चल नहीं पा रही हूँ, आपका यहाँ पर खड़ी हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं सजीव नहीं हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा हैंड मूवमेंट शो कर रहा है, मेरा माउथ बोल रहा है, मतलब शरीर के अंगों का जो हिलना डुलना भी ये क्या है, आप इसको देखकर भी आप बता सकते हैं कि ये सजीव है, ये निर्जीव है, ठीक है। फिर देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होगा, अंगों का हिलना आदि कुछ ऐसे हैं जिसमें सामान्यतः किसी भी सजीव एवं निर्जीव वस्तु में अंतर करते हैं। ये सभी मापदंड सामान्य मापदंड हैं, लेकिन ये मापदंड वर्गीकरण के लिए इसको आप क्या बोल सकते हैं, पर्याप्त नहीं है। ये जो हमने सामान्य मापदंड देखे, जिसमें आप हिलना देख रहे थे, किसी भी इंसान का, ये जानवर का दौड़ना देख रहे थे, कुत्ते का चलना देख रहे थे, अंगों का मूवमेंट देख रहे थे, गमन देख रहे थे, ये है आपका सजीवों और निर्जीवों के बीच आप अंतर सामान्यतः इससे कर सकते हैं, लेकिन ये वर्गीकरण के लिए पर्याप्त नहीं है। हम किसको मानेंगे, जो वैज्ञानिक मापदंड है, जो वैज्ञानिकों ने बताए हैं, हम उसको मानेंगे। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक मापदंड क्या है, इसमें मैंने आपको बताया ना, अदृश्य गतियां, जो आप देख नहीं सकते वो सारी गतियां, जैसे आप देखेंगे किसी भी कोशिका में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन वे वैज्ञानिक मापदंड हैं जिनसे कोई वैज्ञानिक यह पता लगाता है कि कोई भी वस्तु जीवित है या निर्जीव है। ये गतियां आणविक गतियां कहलाती हैं, क्योंकि ये अणुओं के स्तर पर अर्थात बहुत ही छोटे स्तर पर होती हैं। जो वैज्ञानिक मापदंड है उसमें हमने देखा ये क्या है, सबसे पहले तो अदृश्य गतियां हैं, क्योंकि इनको आप देख नहीं पा रहे हैं। उसमें क्या है, आप देखिए कोशिका के अंदर श्वसन होता है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, ये सारे क्या है आपके ऐसे मापदंड हैं जिससे आप बता सकते हैं कि ये क्या है, सजीव है, निर्जीव है। लेकिन इसमें एक चीज क्या है, आपने देखा जो वैज्ञानिक मापदंड है ये बहुत ही छोटे स्तर पर हो रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं कि ये आणविक स्तर पर हो रहा है, ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम।
जैव प्रक्रम क्या है? देखिए आपकी लाइफ में जैव प्रोसेस आप जब वर्ड का इसका मीनिंग आप समझते हैं प्रोसेस, तो देखिए जैव प्रक्रम वह है मतलब लाइफ को पूरा करने के लिए, जो भी लाइफ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, उसको अच्छे से सफल बनाने के लिए जो भी प्रोसेस आपकी लाइफ में होते हैं वो सारे क्या है? जैव प्रक्रम है। जैसे हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, कौन से आगे पढ़ने हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैव प्रक्रम, जिसको आप लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, आप देख सकते हैं वह सभी क्रियाएं या प्रक्रम जो जीवन को बनाए रखने के लिए एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, जैव प्रक्रम या अनुरक्षण प्रक्रम कहलाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ समझनी है, अनुरक्षण के लिए आप एक इंग्लिश वर्ड देखेंगे तब आपको ज्यादा अच्छा इससे बेनिफिट मिलेगा। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, मेंटेन करना ना किसी चीज को, मेंटेनेंस का मतलब आपका हिंदी में, इंग्लिश में इसका मतलब क्या है? मेंटेनेंस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मेंटेन करते हैं तो मतलब जीवन को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को बनाए रखने के लिए इसका क्या है? अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, जैव प्रक्रम या अनुरक्षण प्रक्रम कहलाते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हम देखें जो जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे। अगर आपसे पूछा जाए, आपको ये तो पता चला कि इस लाइफ को मेंटेन रखने के लिए आपने कुछ जैव प्रक्रम को देखना होता है, वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जो भी क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं वो सारी जैव प्रक्रम कहलाते हैं। लेकिन अब जीवन के अनुरक्षण मतलब उसको मेंटेन करने के लिए आप किन प्रक्रम को क्या है? आवश्यक मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको प्रोसेस ध्यान रखना है। जैसे कि आता है गमन। गमन क्या? मूवमेंट, आपका किसी भी इंसान का मूवमेंट, उसके अंगों का मूवमेंट, कुछ भी क्या है? गमन हो गया एक। फिर आप देखेंगे श्वसन हो गया। देखिए श्वसन को समझिए, श्वसन क्या होता है? सांस लेना अलग है और शोषण अलग है। जैसे आपका एक होता है पोषण, पोषण में आप क्या करते हैं? भोजन वगैरह लेते हैं, उसका पाचन होता है। अब जो भोजन का आपने पाचन किया है उससे आपको क्या प्राप्त हुआ? ग्लूकोज प्राप्त हुई, जिससे आपको पता है कि ऊर्जा मिलती है। लेकिन वो ऊर्जा मिलती कैसे है? जब श्वसन होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो पचे हुए जो ग्लूकोज बना है उस ग्लूकोज के साथ मिलती है, तब क्या होता है? आपका ऊर्जा बनती है। जैसे आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि आपको पता है ऑक्सीजन क्या, जब तक ऑक्सीजन होती है तो जलती है कुछ चीज, तो ग्लूकोज को जलाएंगे तभी तो ऊष्मा निकलेगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो शोषण ये हो गया, फिर आपका पोषण हो गया। फिर आप देखेंगे संवेदनशीलता, ये आप इसको बोल सकते हैं संवेदना, सेंसिटिविटी। इसमें इसका क्या मतलब है? जैसे कोई भी चीज आप देखेंगे, आप यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन अभी मुझे अगर पैर में मच्छर काटा तो पढ़ाते पढ़ाते भी दिमाग वहीं पर गया, एकदम से पट्टे जैसे हो गया। कोई भी चीज है, अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूं, अगर मुझे कहीं से ऐसा करंट जैसा लगेगा तब भी एकदम से, ये सारे दिमाग का खेल है। अगर कोई भी चीज ज्यादा गर्म लगेगी, किसी भी चीज पर मैं हाथ रखती हूँ, मुझे वो गर्म लग रही है तो भले ही मैं देख कहीं और भी रही हूँ तो एकदम से मेरा ध्यान वहीं जाएगा। तो संवेदनशीलता या फिर संवेदना। फिर आप देखेंगे जनन, इसमें आता है आपका पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, वृद्धि आती है। इसमें क्या आएगा? जनन आएगा, वृद्धि आएगी और आपका उत्सर्जन आएगा। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन को समझिए, जब आप पोषण करते हैं, जब आप पाचन करते हैं, उसमें क्या होता है? बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो आपके शरीर के लिए क्या है? जहरीले, टॉक्सिक हो सकते हैं या फिर उनका कोई यूज नहीं है, तो उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। मतलब उत्सर्जन में आप ये देखेंगे कि जो जहरीले पदार्थ बनते हैं, मतलब जिनका आपकी बॉडी में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप देखेंगे यूरिक एसिड, यूरिया, इसी के लिए आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है, मूत्र निर्माण होता है, फिर मूत्र आप उसको त्याग करते हैं तो ये सारी चीजें, आपको पसीना आता है, उसमें भी बहुत सारी वेस्ट चीजें बाहर निकलती हैं। आप सांस ले रहे हैं, CO2 बाहर निकली, मतलब उत्सर्जन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए जो प्रोसेस जरूरी है उनके नाम क्या है? गमन हो गया, आपका शोषण हो गया, पोषण हो गया, संवेदना, जनन, वृद्धि और उत्सर्जन हो गया। जनन भी जरूरी है, आपको पता है कि जनन आपका पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, हम आगे उसको पढ़ेंगे। अब देखिए जैव प्रक्रम जो होते हैं, जो आपने लाइफ प्रोसेस को देखा उस चीज को आप समझेंगे। जैव प्रक्रम जो है, अब इसमें आप आगे बढ़ेंगे। जैव प्रक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ये जो सारे प्रोसेस होने हैं, इनके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी?
ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो ऊर्जा आपको कहां से मिलेगी? वो ऊर्जा आपको भोजन से मिलेगी, किसी बाह्य स्रोत से मिलेगी, और वो बाह्य स्रोत क्या होगा? आपका भोजन होगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता है तो आपको पोषण की तरफ जाना है, पोषण करना है, बाह्य स्रोत से मिलेगी। फिर क्या होगा? पाचन आवश्यक है, जिसमें जटिल खाद्य पदार्थों को तोड़ा जा सके। उसके बाद शोषण होगा, शोषण भोजन में मिलेगा आपका ऑक्सीजन, तब उससे क्या होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, इस चीज को समझे कि जैव प्रक्रम है, इसके लिए आपको पता है कि ऊर्जा की आपको आवश्यकता है। क्या है? ऊर्जा की आवश्यकता है। अब वो ऊर्जा आपको कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? पोषण से मिलेगी, मतलब आप भोजन करेंगे, किसी बाह्य स्रोत से मिलेगी, वो है पोषण। ठीक है, अब जो पोषण हुआ उसमें क्या होगा? एक पाचन की क्रिया होगी। पोषण एक ब्रॉड टर्म है, जबकि पाचन उसके अंदर आता है। ठीक है, पाचन में क्या होगा? आपका जो जटिल भोज्य पदार्थ होंगे वो सरल अणुओं में टूटेंगे, जिसमें आपका भोजन पाचित होगा, फिर उससे आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी अभी भी नहीं मिलेगी, जब फिर आपका शोषण होगा, जब शोषण की क्रिया चलेगी, बाहर से ऑक्सीजन आएगी, वो ग्लूकोज के साथ क्या करेगी? उसका दहन करेगी, तब आपको ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, अब ये जो सारा प्रोसेस हुआ, इसमें क्या होगा? बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ भी बनेंगे, उसके लिए आपको उत्सर्जन की भी जरूरत होगी। तो देखिए, इस चैप्टर में हम आगे आपका पढ़ेंगे शोषण, उत्सर्जन, गति और पोषण। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा पोषण होगा, हम पोषण को लेंगे। आज जो था आपका इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। ये क्लास आपकी शाम को 4 बजे लगेगी बायोलॉजी की। आपकी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, जिसमें अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है, अम्ल, क्षारक और लवण। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ उसको शेयर कीजिए, आपका कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी ये जो क्लासेस के नोट्स हैं ये आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगे, आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे जब हम वन शॉट वीडियो करेंगे उसके लिए बहुत ही मिनिमाइज आप देखेंगे प्राइस रखेंगे हम, जो सब उस चीज को ले सके। ठीक है, तो आप इसको जो भी आप चीजें हैं उसको आप नोट कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप ये पढ़ेंगे तब आपकी बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसके पास उसके एनसीईआरटी नहीं है। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां से आप एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बुक को लेकर बैठें। कोई भी युद्ध बिना हथियार के नहीं लड़ा जा सकता। आप देखें, आप मेंटली प्रिपेयर हैं, किसी भी आप कोई भी इंसान है तो उसको युद्ध में जाना है, वो मेंटली प्रिपेयर है, फिजिकली भी प्रिपेयर है, लेकिन उसके पास जब कोई वेपन हथियार ही नहीं है तो उसने क्या करना है? वहां जाके मेंटली प्रिपेयर होने से, फिजिकली प्रिपेयर होने से कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता। तो आपने क्या करना है? अपनी बुक को, ये बुक आपकी है एनसीईआरटी क्लास 10th की, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन होती है, यहीं से आपका बेस बनता है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको अगर जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको लिंक भी मिल जाएगा, उसमें कहाँ से डाउनलोड करनी है। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।